Okay, this is the part two of the introductory lecture regarding investment portfolio analysis. So, last time we have stopped on fundamental analysis, and the detailed components of the fundamental analysis will be discussed in this part. There are three prominent categories of fundamental analysis. First one is economic analysis, the second one is industry analysis, and the third one is company analysis. तो हम देखते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस को पहले। इकोनॉमिक एनालिसिस में ये था कि हम ये देखेंगे पहले कि जब हमने इन्वेस्ट करना है तो क्या आपकी ओवरऑल इकोनॉमी मुल्क की इतनी साजगार है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हो सकता है कि मसला हो, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा हो मुल्क में, खुदा ना खास्ता, या फिर कोई ऐसा हो। तो वो जिस तरह मैंने बताया था कि सिस्टमेटिक रिस्क वो हो ऐसा कि आप जहाँ मर्जी इन्वेस्ट कर दें, आपका पैसा जो है वो रिस्क पे ज़्यादा आ जाए। तो वो आपको इससे पता चलता है इकोनॉमिक एनालिसिस से, जब आप वो करते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट की हम बात कर लें। जीडीपी इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। जीडीपी के लिए मेरी वीडियोस हैं, और अगर आप देखना चाहें वो इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है जीडीपी को। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ बताने के लिए कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री इन अ ईयर इस कॉल जीडीपी। एक साल के अंदर जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती हैं आपकी एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका एक ग्रोथ रेट होता है, हर साल ग्रोथ रेट होता है। यानी कि एक साल आपकी जो है वो हुई है प्रोडक्शन, उससे अगले साल उससे ज़्यादा अगर हो गई है तो उसका ग्रोथ रेट होगा। हम देखते हैं जी कि ग्रोथ रेट कितना है। अगर तो ग्रोथ रेट आपका अच्छी अच्छी रेट पे जा रहा है, अच्छे मोर देन 5% है आपका, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बहुत अच्छा है। इवन नियर टू 5% भी ठीक होता है आमतौर पे, क्योंकि 5% अबव आइडियल होता है, मतलब वो तो आप कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो दूसरी चीज़ है वो ज़ाहिर है उस पर आपका आपका बड़ा जो है आपकी डिपेंडेंसी है, क्योंकि जब तक सेविंग नहीं होगी आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है मुल्क की, तो आपकी सेविंग्स बन ही नहीं रही होगी। यू विल बी हार्डली मेकिंग बोथ हैंड्स मीट, और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप जो है वो कुछ पैसा निकाल सकें, कंजम्पशन भी निकल जाएगा सारा। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट की बात है कि जिस इंडस्ट्री के शेयर आपने खरीदने हैं, आपको वो भी देखना पड़ता है कि वो ओवरऑल इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है कि डिमिनिश कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 2023, तो शुरू में हमारी ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में आती थी, जो ज़्यादा ग्रो कर रही थी वो सेलुलर इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन स्टिल हम कुछ आजकल देख रहे हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे कि वो उनकी ग्रोथ थोड़ी स्टेगनेंट हो चुकी हुई है। Maybe in 1 or 2 months, and in the near foreseeable future, we can see uh, some good significant amount of uh, growth in these industries. But at the moment, we witness it's not the case. इन दिस तो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अब उसकी ग्रोथ का रेट अच्छा होगा तो ज़ाहिर है फिर वो मुस्तक़बिल में प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करेगी, और उसके जो सिक्योरिटीज़ हैं और उसके जो शेयर्स हैं उसकी प्राइस भी बढ़ेगी अल्टीमेटली। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी ए के शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी ए जो है उसकी जिस इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है उसके ग्रोथ रेट बहुत कम है उसका। तो वो उसकी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होंगे, इसका मतलब मुस्तकबिल में ज़्यादा इम्कान यही है, और उसकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू जो है वो भी कम होंगी, वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, या उतनी रहेगी या फिर बढ़ेगी नहीं, या फिर बढ़ेगी भी तो बहुत मामूली बढ़ेगी। प्राइस एंड इन्फ्लेशन लेवल की हम बात कर लें। प्राइस एंड इन्फ्लेशन लेवल में ये है कि अगर आपकी मुस्तकबिल में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, हेल्दी रेट से अगर बढ़ रही हैं, लेस देन 5% में है, तो इन्फ्लेशन को कहते हैं ना, लेस देन 5% या 5%, अप टू 5% इज़ अ हेल्दी इन्फ्लेशन। तो इस रेट पे अगर आपकी इन्फ्लेशन है फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आपको ज़रूर शेयर खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने रेट पे आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी साइकिल पे चल रही होती है। ज़्यादा प्रॉफिट्स इतने होते हैं आपके, प्राइसेस इतनी बढ़ती हैं कि लोग जिसको मतलब बेयर कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये की चीज़ है 105 की हो गई है, तो 5 रुपये का इंक्रीज़ जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं होता, मतलब 100 रुपये की चीज़ के ऊपर। तो उसमें क्या होगा कि कंज्यूमर भी पे करने को तैयार होता है, प्रोड्यूसर जो है वो भी ज़्यादा उतना ही स्टॉक निकाल रहा होता है, उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे होते हैं। प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं तो सेविंग ज़्यादा होती है, फिर उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन से फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होती है, इनकम जनरेशन ज़्यादा होती है।
तो उससे फिर पूरा साइकिल ही अच्छा चल रहा होता है, कंज्यूमर लेवल पे भी अच्छा जा रहा होता है और प्रोड्यूसर लेवल पे भी अच्छा जा रहा होता है। और प्रॉफिट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपकी जो है वो शेयर प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। जब आपका कोई बिज़नेस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है, वो भी इंडिकेटर होता है कि ये भी बिज़नेस फलता फूलता बिज़नेस है। लेकिन अगर आप देखें इन्फ्लेशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी इकोनॉमी, एक और वीडियो मैंने बनाई हुई इन्फ्लेशन की, वो आप काइंडली देखिएगा, फिर वो आपकी इकोनॉमी के लिए डिजास्टर्स होता है, ठीक है। उसके इफेक्ट्स डेवास्टेटिंग होते हैं और फिर मार्केट रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो बजट आता है, बजट के अंदर सारा टैक्स स्ट्रक्चर भी इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है कि जब बजट के अंदर आपके टैक्सेशंस के रूल आते हैं तो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कई दफ़ा टैक्स जो है वो आपके प्रोग्रेसिव टैक्स ज़्यादा लग जाते हैं कि जिसमें आपके जो है किसी ख़ास तबके से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने की इंटेंशन होती है। या अगर फ़र्ज़ करें कि आपके रियल इस्टेट के ऊपर सारा टैक्स लगा दिया, तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है, उस वो फिर डिस्करेज हो जाती है। अगर आपके बिजनेस सेक्टर पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है तो फिर आपके जो बिजनेस हैं उन पे प्रॉफिट्स के ऊपर, ज़ाहिर है प्रॉफिट्स पे कट लग जाएगा, तो फिर उन पे इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाती है। इस तरह से हर जगह पे प्रॉब्लम आ सकता है बजट की वजह से भी। बजट आपके डिपेंड करता है आपके ना कि आपने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट रेट से भी होता है। इंटरेस्ट रेट से ये होता है जनाब कि अगर आपके, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है आपके इंटरेस्ट रेट, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक देती होती है। तो जब जो है वो स्टेट बैंक ने डिस्करेज करना हो ना फ्लो ऑफ मनी को मार्केट में, तो वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, मतलब ज़्यादा सूद पे लोगों को लोन देती है। लोग फिर ज़्यादा सूद की वजह से जो है वो फिर लोन लेते नहीं है कि मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा हमें, तो फिर वो लोन्स लेना ही कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से भी, उससे क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन आपकी काबू में आ जाती है। लेकिन ये कि हम तो ये वाली बात तो होगी जनाब मॉनेटरी पॉलिसी के लिहाज से, लेकिन हम बीइंग एन इन्वेस्टर अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें कि हमने जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो हमें इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा दे रहा है, फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपनी ए में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी ए के जो बॉन्ड्स हैं वो हमें, मतलब उस पे जो इंटरेस्ट हमें है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम इंकरेज होंगे और उसमें ज़्यादा हम जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर बॉन्ड पे वो कम कर देगा हमें इंटरेस्ट रेट, तो फिर हम कहेंगे कि यार हम देखते हैं कहीं और इन्वेस्ट कर लें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा, या आप इन्वेस्टमेंट रोक दें। बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी फ़र्क पड़ता होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका आपके बड़ा गहरा ताल्लुक है आपके मॉनेटरी यूनिट, जो आपकी नेटिव मॉनेटरी यूनिट है, जिसकी जो हमारे पाकिस्तान में रुपये है, यूएस में यूएसडी है, डॉलर है, तो इस तरह हर कंट्री का होता है, उसका बड़ा ताल्लुक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली होता है आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस होता है, कि एक्सपोर्ट में आपके पेमेंट्स का आउटफ्लो होता है, पैसा बाहर जा रहा होता है, और ज़ाहिर इंटरनेशनल करेंसी में जा रहा होता है, डॉलर में। तो और अगर इनफ्लो होता है आपका इंपोर्ट्स में पैसा जो है ना वो, सॉरी, एक्सपोर्ट्स में आपका पैसा जो है वो आ रहा होता है क्योंकि आप चीज़ें बाहर बेच रहे होते हो, और इंपोर्ट में, इंटरेस्ट रेट की बात अगर हम कर लें कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हैं हमारे मुल्क में होती हैं, कंपनी ए का फॉर इंस्टेंस, हम मैं आपकी एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूँ कि कंपनी ए बॉन्ड्स इशू कर रही है। आपकी बॉन्ड्स के ऊपर ज़ाहिर है जब कोई आपका इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदेगा तो उसकी एंटिसिपेशन होगी कि मुझे मुस्तकबिल में उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन पेमेंट्स मिलेंगी। तो अगर जो है वो इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा आपको मिल रहा होगा तो इन्वेस्टर उसमें इंकरेज होगा और वो ख़रीदेगा उसको ज़्यादा। इन केस अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है, नहीं वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम ऑफर करते हैं, तो आप कहेंगे कि जी मैं इन्वेस्टमेंट होल्ड कर लेता हूँ या कोई ऑल्टरनेटिव देख लेता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है आपकी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में आपका जो है वो पैसों का इनफ्लो होता है, डॉलर का इनफ्लो होता है, डॉलर आते हैं आपके मुल्क में क्योंकि आपने चीज़ बाहर बेची है, उसके कंसिड्रेशन में डॉलर आपको मिलता है। इंपोर्ट्स में होता है कि इंपोर्ट्स में पैसा जा रहा होता है और चीज़ें आ रही होती हैं, तो इनका बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स यानी कि इनफ्लो आपकी जो इंपोर्ट या जो कि आउटफ्लो है उससे ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा?
मतलब ये कि डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास, डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी फॉरेन करेंसी के बदले आपकी जो नॉर्मल करेंसी है, जो आपकी मॉनेटरी करेंसी है, नेटिव मॉनेटरी करेंसी है, वो बेहतर हो रही है, वो मजबूत हो रही है। उससे फिर वो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है और लोगों की परचेजिंग पावर भी अच्छी होती है और हेल्दी मैयर है इकोनॉमी का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये कि अगर आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो आम तौर पे मतलब डेवलपिंग नेशंस का एक बड़ा पार्ट एंड पार्सल ट्रेट है कि ये होता है यहाँ पे कि इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं तो रुपए जिस तरह हमारा है उसके ऊपर मुसलसल प्रेशर आता रहता है। उससे क्या होता है, उससे भी इन्फ्लेशन होता है, तो ये इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड पेमेंट्स। So let's talk about infrastructure, facilities and payments. इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का बूस्टर होता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है आपकी मुल्क के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, आपकी कम्युनिकेशन का, ये भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अगर ये अच्छा हो तो इकोनॉमिक एनालिसिस में ये चीज़ भी आती है कि आपके मुल्क में जो है वो इकोनॉमी अच्छी तरफ जा रही है। बिल्डिंग्स, रोड्स, पावर सप्लाईज, ये सारा कुछ और ट्रांसपोर्ट, ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता होता है। और पेमेंट्स फैसिलिटीज़ भी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा बायर और सेलर का इंटरेक्शन आपस में बेहतर हो सकेगा। इंडस्ट्री एनालिसिस की बात अगर हम करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसमें हम देखेंगे तीन तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी। हम देखेंगे कि हमारी जो जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इंडस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे ग्रोथ इंडस्ट्री है, तो आपकी ग्रोथ इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं। आपके बिजनेस साइकिल में चार स्टेजेस होती हैं। स्टार्ट, जिसको आप पाइनरिंग स्टेज भी बोलते हैं, उसके बाद फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो स्टार्ट से लेकर पाइनरिंग स्टेज से लेकर ग्रोथ और मेच्योरिटी, ये तीन जो आपके फेजेज हैं उसमें जो ग्रोथ है आपकी, प्रॉफिट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ने की वजह से आपकी शेयर प्राइसेस भी तेज़ी से ऊपर जा रही होती हैं। इसीलिए जो है, अगर आपकी ग्रोथ इंडस्ट्री जैसे पाकिस्तान के अंदर सेल और मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है वो अभी स्टार्ट हुई थी जस्ट, और उसके बारे में प्रॉस्पेक्ट्स थे, ये थे कि ये इन फ्यूचर तेज़ी से ग्रो करेगी। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा साइक्लिकल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपकी लग्जरी से रिलेटेड होती हैं। और लग्जरी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, या रेयर आइटम से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं आपके इकोनॉमिक कंडीशन से। अगर जैसे ही ज़रा सा भी इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है आपका, तो फ़ौरन ही इस लोग सबसे पहले इसको छोड़ते हैं। और क्योंकि उनको नेसेसिटी की फ़िक्र पड़ जाती है, नेसेसिटीज़ और कंफर्ट्स की, सबसे पहले यही इफ़ेक्ट होती हैं। और जब आपका इकोनॉमिक बूम होता है तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। इस साइक्लिकल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रॉफिट्स भी होते हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और डिफेंसिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल उसका उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं उसको। उसके अंदर होता ये कि आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं और आपकी सम हाउ सम पार्ट ऑफ कंफर्ट्स इसमें वो भी आती हैं, कि ये आपकी इंडस्ट्रीज इससे रेलिवेंट होती हैं। तो इसलिए आपके इकोनॉमिक कंडीशंस जैसी मर्जी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर। इसके इनके इनकी जो शेयर प्राइसेस पे और इनके प्रॉफिट्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने इन एनी केस नेसेसिटीज़ तो इस्तेमाल करनी है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब तो लोगों ने इस्तेमाल करना ही होता है। कि नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कंपिटिटिव एनालिसिस। हमने दो एनालिसिस पहले कर लिए, एक इकोनॉमिक एनालिसिस था, एक इंडस्ट्री एनालिसिस था। अब है जी कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में हम देखते हैं जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका कंपिटिटिव एज क्या है। कंपिटिटिव एज का मतलब ये होता है कि कंपिटिटिव एडवांटेज भी इसको हम कह सकते हैं, कि दूसरी कंपनीज के लिहाज से इसके पास ऐसा क्या एडवांटेज है जो उसको एज मिलता है जिससे। सबसे पहला जी मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि ये कंपनी के इसके मार्केट में कितनी जगह है इसकी, मतलब मार्केट में कितने कस्टमर्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल के एक आपका इस्लामाबाद का G10 का सेक्टर है, तो एक आपकी जो शॉप है वो उसमें उस सेक्टर के कितने परसेंट लोग जो हैं वो उस शॉप के कस्टमर हैं।
फॉर एग्जांपल 80% ऑफ द G10 रिजाइडिंग पीपल वो क्या है, वो इस मार्केट के कस्टमर्स हैं। इसका मतलब ये है कि 80% मार्केट शेयर है उस शॉप का G10 के अंदर। ग्रोथ ऑफ एनुअल सेल्स में है कि उस कंपनी की हर साल सेल्स कितनी बढ़ रही है पहले से, इससे भी अंदाज़ा होता है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिकली भी साउंड है कंपनी, और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, उसका उसकी शेयर प्राइस बढ़ सकती है। उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ एनुअल सेल्स, अब ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अब क्योंकि एक साल अगर 100 यूनिट्स बिक रहे हैं, उससे अगले साल 40 बिक रहे हैं, उससे अगले साल 180 बिक रहे हैं, तो फिर भी वो स्टेबल तो नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी देखना ज़रूरी होता है, और इससे बड़ी ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशन ऑफ आपके प्रॉफिट्स होते हैं, जिसका असर आपकी शेयर प्राइस पे भी होता है। अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी शुड बी एनालाइज, जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो अर्निंग्स का ताल्लुक भी प्रॉफिट से होता है, और प्रॉफिट जो है वो आपकी चेंज ऑफ सेल, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। डेप्रिसिएशन मेथड से भी होता है कि आपकी डेप्रिसिएशन मेथड से जो आपके एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट के ऊपर और तरह से शो हो रहे होते हैं कि जब मेथड चेंज होता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, तो डेप्रिसिएशन मतलब शुरू में भी एक जितनी ही कैलकुलेट होती है और आखिर में भी एक जितनी होती है, मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है। लेकिन जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस से कर रहे होते हैं फॉर इंस्टेंस, तो उसमें ये होता है कि शुरू के सालों में ज़्यादा होता है डिक्लाइन, तो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर जो एसेट्स की वैल्यू है वो उस पर फ़र्क पड़ता है, उसमें चेंज आता है। इन्वेंट्री अकाउंटिंग मेथड भी बहुत सारे हैं आपके, आपके लाइफो है, फाइफो, एवरेज एवरेज वेटेड एवरेज मेथड है आपका। उसकी भी जो है उससे उसके ट्रीटमेंट से भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ता है। फिर इनकम टैक्स है कि इनकम टैक्स जो है वो जो मुल्क की सूरत हाल है उसका भी आपके प्रॉफिट्स पे फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट्स कट हो जाएंगे, प्रॉफिट्स में से ज़्यादा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इनसे भी फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बिजनेस की हम कैसे देखते हैं, जो डिस्क्लोज़र हम करते हैं हमारे ऊपर जो है ये बाइंडिंग है हमारे ऊपर के, हम बेइंग अ कंपनी हमने डिस्क्लोजर्स करने होते हैं। डिस्क्लोजर्स का मतलब है डिस्क्लोज करना इन्फॉर्मेशन को, जिसके अंदर आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी डिस्क्लोज करती है, एट द एंड ऑफ पीरियड करती है कुछ जो है वो आपकी जैसे बैलेंस शीट होगी, ये पॉइंट इन टाइम होता है, ये किसी भी टाइम हो सकता है। उसके अलावा बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अक्सर आपकी जो है या क्वार्टरली बनती हैं, लेकिन ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये आपकी साल के एंड पे ही बनती है। तो अब ये इसके थ्रू भी हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, और एक इन्वेस्टर तो खास तौर पे यहीं से जज करता है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और उसके फ्यूचर जो है वो पोटेंशियल कितना है इसका। तो स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यही है कि आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि आप उसी इंडस्ट्री के मतलब अपनी राइवल कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब मिला के स्टडी करते हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाती है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है कि अपनी ही पुरानी स्टेटमेंट्स को निकाल के रिसेंट स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर लें, तो वो ट्रेंड एनालिसिस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, पूरा एक पूरा टॉपिक है आपका, जिससे पता हमें चलता है कि कितना कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और कितना जा रहा है। इससे भी हमें पता चलता है कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या है कंपनी की, और उसकी बिजनेस की साउंडनेस का पता चलता है। रेशो एनालिसिस में भी है कि आपकी लिक्विडिटी रेशोज होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होती हैं। इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो और करेंगे सेपरेट। तो उससे उन रेशोज़ के थ्रू पता चल रहा होता है, लिक्विडिटी से पता चल रहा होता है कि कितना लिक्विड है, कितना कैश है बिजनेस के पास अपनी लाइबिलिटीज़ को एड्रेस करने के लिए। उसके अलावा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से पता चल रहा होता है कि प्रॉफिट्स कितने ज़्यादा हैं कंपनी के, कैलकुलेशन उसकी हम कर सकते हैं। इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो हम करेंगे डिटेल से, तो आप लोगों को की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। फ़िलहाल अभी ये कि इसको यहीं तक हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपका है जो टेक्निकल एनालिसिस, ये टेक्निकल अब फंडामेंटल एनालिसिस ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर तीन चीज़ें थी हमारी: इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस अलग है। टेक्निकल एनालिसिस में भी हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन किसका कर रहे होते हैं? स्टॉक प्राइसेस का। स्टॉक प्राइसेस का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि जनाब कल कितना था, उससे पिछले दिन की क्या प्राइस थी, उससे पिछले दिन क्या थी। ये हम डेली बेसिस पे भी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, मंथली भी करते हैं, ठीक है, और ईयरली भी कर लेते हैं इन सम केसेस।
तो अब ये है कि इसके थ्रू हम देखते हैं जी कि फ्यूचर में आपकी जो प्राइस है उसने कहाँ जाना है, किधर हिट करना है, चाहे क्या कम होना है क्या ज़्यादा होना है। तो प्राइस मूवमेंट्स का हम अंदाज़ा लगाते हैं पास्ट ट्रेंड की वजह से, पास्ट ट्रेंड को देखते हैं। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहला तो है जी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्क होता है। आमतौर पे अनसर्टेनिटी और रिस्क एक दूसरे का सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इंटरचेंजेबल टर्म्स होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब आपका रिस्क, ये रिस्क आपका होता है कि जब आपने बहुत कोई चांस ऑफ अकरेंस होता है आपका, जैसे रिस्क और प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं ना, तो चांस ऑफ अकरेंस होता है, उसमें कोई ना कोई आपकी परसेंटेज गिवन होती है कि इतने परसेंट आपके काम होने का चांस है, इतने परसेंट काम होने का नहीं है, तो इसको हम रिस्क बोलते हैं। लेकिन जब आपका रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप कोई परसेंटेज कैलकुलेट करने की भी मतलब पॉसिबिलिटी ना रहे, तो फिर वो अनसर्टेनिटी बन जाती है, यानी अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस के क्या होगा कल। ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिचुएशन है कि जब मुल्क की जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं कि कुछ भी पता नहीं होता कि कल को क्या होना है, यानी इकोनॉमिक डाउन टर्न ज़रा ज़्यादा हो जाता है। चेंजिंग इन्वायरमेंट भी इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट को थोड़ा सा एक और एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एट द मोमेंट जिससे कॉमोडिटी सुपर साइकिल जो आया हुआ था, और इसकी वजह से एक तो वैसे ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, दूसरा ये कि कंट्रीज़ अपने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी उनके लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ था। और ये जो आपके करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हुए हुए फ्लक्चुएटिंग हुए हुए हैं, इसकी वजह से बड़ा चेंजिंग इन्वायरमेंट है। आज जो चीज़ों का रेट है वो कल नहीं है, रोज़ रियल टाइम में चेंज हो रहे हैं रेट्स। तो इंतहा दर्जे का डायनामिक इन्वायरमेंट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से भी वाकई पता चलता है कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि नहीं लेना। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, दैट मीन्स के गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो फ्यूचर में चांस है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इन्फ्लेशन में भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की। इन्फ्लेशन अगर हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन है तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा वेजेंट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन है तो फिर हमें थोड़ा सा मतलब रिफ्रेन करना चाहिए कि हम ना करें फिलहाल इन्वेस्टमेंट। तो फिर लोग ज़रा इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमें पैसा नहीं निकालना चाहिए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी ये है कि अगर आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट साउंड है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में सब ठीक रहेगा, और आपको एक अपनी जो इस टाइम करंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ भी आपके जब दिमाग में क्लियर हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इतना ठीक नहीं लग रहा, आपको लगता है कि कभी भी कोई चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, या कभी भी कुछ गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है, या गवर्नमेंट किसी इन्फ्लुएंस में अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से जो लोन लेते हैं किसी इंटरनेशनल बॉडी से, आईएमएफ से या कहीं से, तो वो अपनी जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं ऐसी जो अनसर्टन है, अभी आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे सही तरह। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं कि अगर वो आपकी जो है वो भी बहुत चेंज हो रही है, तो इससे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर वो स्टेबल है तो फिर वो आपके लिए सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। So that was it. It was the part two of the chapter one introduction. I hope you have understood what I have tried to convey. Inshallah, in the next video, we'll talk about chapter number two. Till then, it's Allah Hafiz from me. Please take care of this channel a lot. Allah Hafiz.